प्रिय छात्रों, जैसा हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में कहा था कि ऑनलाइन कक्षा की वीडियो आपको सोमवार को भेजी जाएगी, तो मैं आज राजनीतिक के पहले पार्ट सत्ता की साझेदारी की वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। तो सत्ता की साझेदारी यानी शासन का साथ में बंटवारा। शासन के बंटवारे की या साझेदारी की क्यों आवश्यकता होती है, पहले हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे शासन को सही रूप से चलाने में मदद मिले। शासन किसी भी एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक पंथ के लिए ना होकर सभी के लिए समान रूप से लाभकारी हो, इसके लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं। दोनों उदाहरणों पर हम थोड़ा गौर करेंगे। पहला है बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से आपको सत्ता की साझेदारी के स्वरूप को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मानचित्र आप लोग देख रहे होंगे, ये बेल्जियम का मानचित्र है। बेल्जियम जिसका आकार हमारे राज्य हरियाणा से भी कम है और इसकी जनसंख्या भी हरियाणा की तुलना में आधी है। तो आप इसको देखेंगे, इसमें जो येलो कलर है ये डच भाषी लोगों का है, यानी डच भाषा बोलने वाले लोगों का। जो ऑरेंज कलर से जो बीच में दिखा है वो ब्रुसेल्स का मानचित्र है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। रेड कलर में फ्रेंच भाषी समुदाय के लोग रहते हैं और जो ब्लू लाइनों के साथ रेड कलर है उसमें जर्मन भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम यह स्पष्ट होता है हमें कि यहाँ की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है जो कि डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं तथा 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग बेल्जियम के जर्मनी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी सत्ता की साझेदारी या सत्ता का विभाजन किस प्रकार से किया है, इसके विषय में पहले बात कर लें, उसके बाद हम श्रीलंका की बात करेंगे। ठीक, तो 1970 से 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, जिससे उन्होंने अपनी सत्ता की साझेदारी के स्वरूप को निर्धारित किया, जिसके अकॉर्डिंग उनका देश वर्तमान समय में चल रहा है। पहला संशोधन था कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा वाले समूह सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार से किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। दूसरा संशोधन किया गया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन अब नहीं रही। तीसरा संशोधन किया गया कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसके दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। इनकी संख्या अलग अलग थी ना, तो इन्होंने दोनों ने ही, फ्रेंच भाषी व डच भाषी दोनों ही लोगों ने आपस में समझौता किया। चौथा संशोधन जो किया गया वो था केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। तो यह इतना अच्छा बंटवारा था कि इसका प्रभाव पूरे यूरोपीय महाद्वीप पे पड़ा। जब यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह यूरोपीय संसद का मुख्यालय। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण यानी श्रीलंका की। इस मानचित्र को आप गौर से देखें। इस मानचित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो येलो कलर है वो श्रीलंकाई तमिल है, जो ऑरेंज कलर है वो भारतवंशी तमिल है, और जो ब्राउन कलर है, एक मिनट,